हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो जैसा तुम्हें पता है, मैं हर एग्जाम से पहले उसके जीके के स्पेशली मैराथन्स लेके आती हूँ। सो दिस इज योर मैराथन क्लास 1 फॉर स्टैटिक जीके एंड जीके फॉर स्लैट टेस्ट 2 बेसिकली। ठीक है, तो बच्चों एक बात ध्यान से समझ लेना, ये वाली जो क्लास है ना, इसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर जैसे कि डांस फॉर्म्स, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सारी चीजों को कवर किया है, एंड पॉलिटी जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, मैंने सारी चीजों को इसमें कवर किया है। बट जो क्लास 2 आने वाली है, या तो वो आज शाम को या कल तुम्हें इस चैनल पे मिल जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ज्योग्राफी, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और वो बाकी सारे एरियाज जहां से क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजीली इन योर क्लैट पेपर। ठीक है, अब अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए जिससे मैंने एग्जैक्टली इस क्लास में पढ़ाया है, क्योंकि नोट्स बनाने की वजह नीड नहीं है, बहुत कम टाइम है वैसे भी, सो इस पीडीएफ के लिए तुम सिंपली मेरा स्लैट वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब एक और बात कि तुम्हारे टेस्ट 2 तक हर दिन इसमें क्लासेस आने वाली हैं विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल जीके एंड योर ओवरऑल सिलेबस ऑफ द स्लैट पेपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बच्चों, अगर तुम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम्हारा टेस्ट 1 ऑलरेडी इतना अच्छा गया है कि तुम ऑलरेडी यूर थिंकिंग कि तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा, विच ऑफ कोर्स आई एम विशिंग द सेम फॉर यू एज वेल, तो मैं इस चैनल पे बच्चों इंटरव्यू से रिलेटेड भी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, टॉपर्स गाइडेंस और उनके इंटरव्यू सेशंस, उनकी पर्सनल जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उसके भी सेशंस लेके आने वाली हूँ। सो दिस इज अ ग्रेट रीजन फॉर यू टू नॉट मिस दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। ओके, एंड फर्दरमोर बच्चों, अगर तुम इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और अगर तुम ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो या तुम्हें लग रहा है कि तुम स्लैट में क्लियर करके यू विल गेट थ्रू द इंटरव्यू राउंड, I am also running a SLAT interview program along with SLS Pune mentors, okay? जिसमें आपको बच्चों complete CV construction मिलेगा from the scratch. You will get 10 master sample CVs from students who are already in SLS Pune and have cleared the paper and the interview round. And बच्चों तुम्हें मिलेगी इसमें 3 mock personal interviews, like one-on-one proper mock personal interviews, which are going to help you a lot in your preparation. और अगर तुम्हारी CV में उतनी अच्छी बनी हुई नहीं है या फिर बनी हुई नहीं है, this program is going to help you a lot. It's a very pocket friendly program. इसकी डिटेल्स का जो लिंक है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो चेकआउट जरूर करना बच्चों। मे भी तुम्हें बच्चों कुछ दिनों बाद, 3-4 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद इस बैच की या फिर इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ सकती है। सो डू नॉट फॉरगेट दैट व्हील एंड ईगल इज हियर टू केटर यू ऑल। ओके, बाकी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके तुम और डिटेल्स भी पूछ सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। अगर कोई भी डाउट है तो या तो तुम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो या फिर तुम इस वीडियो के कॉमेंट्स में डाल देना। एंड अगर अच्छी लगे क्लास, उसको लाइक जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। So hi everyone, welcome to this class. Formally now we'll be doing part 1 of our static GK and current affairs portion. As you know बच्चों, SLAT में many a times, like out of 12 questions there has been a proportion that at least 5 to 6 questions you can see from the static part. Now either it can be from geography or polity or things like that. ठीक है, so today we'll cover those important topics in the first go. Okay, so firstly बच्चों, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर, इंडिया वैसे ही भैया हमारा कल्चर, हमारी आर्ट, वैसे लोग बहुत लड़ाई झगड़े करते रहते हैं कल्चर को लेके। Why? Because we have an immensely diverse culture. ठीक है, so इसीलिए we need to remember few things that are important, like different dance forms, different music like we have, and art forms, paintings that we have, and all of those things. ठीक है, so अगर तुम में से कई लोग होंगे, maybe you might have also learned any of these dance forms and it's great and you can totally mention it in your CV also. देखो बच्चों, many a times we do some dance performances or some dance forms from the very childhood, but we don't have certificates for that. ठीक है, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि मैम सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं लिख सकती हूँ सीवी में नहीं। यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट ना, यू हैव नॉलेज अबाउट इट, सो गो फॉर इट। ठीक है, बस आपकी नॉलेज से और कॉन्फिडेंस से वहां प्रूव होना चाहिए दैट यू नॉट ब्लफिंग द पैनल, दैट्स इट। ओके, सो ताकि ये क्वेश्चन तुम्हें परेशान ना करे जब तक मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तो मैंने इसको पहले ही बता दिया। ठीक है, सो भरतनाट्यम बच्चों, ये कौन सी स्टेट का है? इट इज फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, सो भरतनाट्यम डांस फॉर्म्स वी हैव बच्चों 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो समटाइम्स यू माइट सी कि वहां पे 9 क्लासिकल लिखी हुई है, बट रिमेंबर दिस बच्चों, जो हमारी अकेडमी है ना, साहित्य अकेडमी, उसने 8 को ही रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ओके, द 9th वन विच इज कॉल्ड एज चाऊ, बिहार झारखंड की साइड पे काफी इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो है ना, दिस इज एक्चुअली वेरी मच इनटू द लिस्ट एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट इनटू द प्रॉपरली एन्यूमरेटेड 8 क्लासिकल डांसेस। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि जो 8 ही हमारे एक्चुअल में प्रॉपर क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। ओके, द फर्स्ट वन बच्चों इज भरतनाट्यम विच इज फ्रॉम तमिलनाडु। नाउ वन थिंग आई हैव सीन, sometimes they also ask people who are associated with a particular dance form, like famous people who are associated with it. Let's say that Rukmini Devi Arundale, ठीक है, she is associated with which of the following dance forms? तो इनके बस नाम एक बार देख लेना, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा रह जाएगा। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंदले, पद्मा सुब्रमण्यम, by the way guys, she
is one of the greatest record holders as a Bharatnatyam dancer. She has been the winner of all the 3 Padma Awards. Amazing. पद्मा की 3 कैटेगरीज होती है ना, पद्मा लाइक वन इज पद्मश्री, वन इज पद्म भूषण एंड द हाईएस्ट इज पद्म विभूषण. ठीक है, सो नाम में ही पद्मा है, तो मतलब उन्होंने बचपन से ही सोच के रखा था कि सारे पद्मा अवार्ड जीत के रहूंगी मैं. ठीक है, सो पद्मा सुब्रमण्यम जो है, इनका एक्चुअल नाम डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम है. शी इज अ लेजेंडरी भरतनाट्यम डांसर एंड स्कॉलर हु हैज रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स. तो देखो ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1981 में, पद्म भूषण इन 2003 एंड अभी रीसेंट जो लास्ट अवार्ड्स हुए बच्चों, तो पद्म विभूषण 2024 भी उनको मिला है. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज शी हैज कम इनटू न्यूज अगेन. ओके गाइस, प्लीज डोंट एनोटेट ऑन द स्क्रीन. ओके, yes, ठीक है. So she has come into news again, Dr. Padma Subramaniam. तो which art form or which dance she is associated with? The answer will be Bharatnatyam and Bharatnatyam is from Tamil Nadu. ठीक है. Now कथक, देखो बहुत सारे बच्चे ना कथक और कथक कली में कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई हैव लर्न दिस. तो मैं तुम्हें बता देती हूँ मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी बच्चों. ठीक है, लर्न ओनली फॉर कथक कली. ठीक है, कथक कली हैज अ साउंड ऑफ अली और एल, अल, एंड सो इज द साउंड इन केरला ऑल्सो. ठीक है, केरल, केरल वी से ना केरल. ठीक है, तो कथक कली एंड केरल, द ल का साउंड इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. अब बच गया कथक विच इज फ्रॉम यूपी. मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था जब मैं पहली बार लाइक स्कूल में कभी पढ़ रही थी कि कथक, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं क्यों कि यूपी में क्यों ऐसा डांस कैसे बन गया होगा यार करके. बट यूपी हैज हैड अ ग्रेट हिस्ट्री, पूरा मगध एरिया ही हुआ करता था बच्चों. ठीक है, सो कथक जो है वो यूपी से है. ठीक है, एक और तरीका बताऊं याद करने का, बट प्लीज डोंट माइंड इट. ओके, एंड माय मदर इज आल्सो फ्रॉम यूपी, माय ननिहाल इज फ्रॉम यूपी ओनली. हैज एनीबॉडी एवर हर्ड ऑफ कत्था? कत्था इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच इज यूज्ड इन पान. ठीक है, एंड यू ऑल नो यूपी में पान एंड एवरीथिंग इज वेरी लाइक दे लव टू हैव दिस. ठीक है, तो तुम उससे भी याद कर सकते हो कथक, कत्था और यूपी. ओ माय गॉड, प्लीज स्पेयर मी. ठीक है, सो उत्तर प्रदेश में कथक है. इनमें हमारी बहुत ही फेमस डांसर्स है बिरजू महाराज. आई थिंक सबने नाम सुना होगा बिरजू महाराज का. ठीक है, एंड लच्छू महाराज. ठीक है, सो कथक इज फ्रॉम यूपी, बिरजू महाराज एंड लच्छू महाराज. कथक कली इज फ्रॉम केरला बच्चों, दैट वन द ग्रीन फेस, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, द बिग रेड आईज, दैट इज कथक कली. ओके, एंड कला मंडलम गोपी एंड रीता गांगुली. प्लीज रीता गांगुली नाम सुन के कंफ्यूज मत होना बच्चों कि हाउ यू नो शी वुड बी परफॉर्मिंग कथकली विच इज अ साउथ इंडियन और केरला डांस. कोई भी कहीं का भी डांस फॉर्म सीख सकता है. ठीक है, सो कला मंडलम, कला से तुम ऑलरेडी केरला से याद रख सकते हो. ठीक है, कला मंडलम गोपी एंड रीता गांगुली. ठीक है, देन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. ठीक है, कुचिपुड़ी पता नहीं समहाउ आई ऑलवेज रिमेंबर कुचिपुड़ी विद आंध्र प्रदेश. ठीक है, तुम KAP से भी याद रख सकते हो बच्चों, कैप. ठीक है, कुचिपुड़ी इज आंध्र प्रदेश एंड द फेमस आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस फॉर्म आर वेम्पति चिन्ना सत्यम एंड यामिनी कृष्णमूर्ति. अगर थोड़ा सा भी if you know about the diversity of India, these surnames बच्चों are also found in Andhra Pradesh. Okay, Krishnamurthy also and even Chinna Swami. सुना होगा चिन्ना स्वामी या चिन्ना सत्यम. ठीक है, they are both these surnames are from Andhra Pradesh. तो आई थिंक याद करने की में दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, देन उड़ीसी, सबसे आसान जिंदगी का काम, इसको याद करना है. ठीक है, उड़ीसा. इसको गलत मार्क जो करके आएगा ना उसको तो मैं 500 रुपए का इनाम दूंगी अपनी तरफ से. ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अकल पे बड़े बड़े पत्थर गिरे होने चाहिए ये गलत करने के लिए. ठीक है, तो उड़ीसी वी ऑल नो बच्चों इज उड़ीसा. एंड जो इसके आर्टिस्ट है वी हैव कुलचरण, केलुचरण मोहपात्रा एंड सोनल मान सिंह. ठीक है, सो अब थोड़ा सा तुम कैसे याद रखोगे, जब तुम 2-3 बार इसको रिवाइज कर लोगे ना एग्जाम तक तुम्हें याद हो जाएगा. ठीक है, तो ओडिसी इज फ्रॉम ओडिशा, केलुचरण मोहपात्रा, मोहपात्रा के ओ से याद रख सकते हो, मुझे तो ऐसे याद रह जाता है. और सोनल में भी ओ है, अरे सही है ना. ठीक है, मोहपात्रा में भी ओ है, सोनल में भी ओ है, तो अगर ऑप्शंस में आएगा तो आई होप कि मार्क कर पाओगे. ठीक है, देन सात्रिया बच्चों, सात्रिया इज फ्रॉम असम. ठीक है, सात्रिया हो सकता है कोई पंजाब मार्क करना चाहेगा या फिर मे बी यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन ओडिशा और समथिंग लाइक दैट. सात्रिया बच्चों इज अ वेरी फेमस आर्ट डांस फ्रॉम असम. एंड इनकी जो परफॉर्मर हैं, जो फाउंडर थे एक्चुअली ऑफ द सात्रिया डांस इज श्रीमंत शंकर देव. ठीक है, तो आप थोड़ा सा श्री सात्रिया, ठीक है, द साउंड ऑफ स्र से आप इसको याद कर सकते हो. ठीक है, मेरे लिए तो बच्चों इट ऑलवेज वर्क्स. ठीक है, सी सात्रिया, श्री, री, द साउंड इज देयर. ओके, तो सात्रिया फ्रॉम असम बच्चों. एंड श्री मंता शंकर देव, और शंकर देव इज द फाउंडर ऑल्सो ऑफ द सात्रिया परफॉर्मेंस. मणिपुरी ऑब्वियसली बच्चों इज फ्रॉम मणिपुर. एंड इनकी जो फाउंडर्स हैं या फिर जिनकी बहुत ही फेमस आई विल से परफॉर्मर्स है झावेरी सिस्टर्स. तो ये मतलब एक्चुअली जो है एक सिंगल पर्सन नहीं है. ठीक है, एंड यू नो दीज आर सिस्टर्स, झावेरी सिस्टर्स. एंड लास्ट बच्चों मोहिनी अत्तम, विच मीन्स केरला इज द ओनली स्टेट बच्चों दैट हैज
2 क्लासिकल डांसेस, राइट? कौन कौन से थे हमारे पास? एक हमारा कौन सा था? कथक कली, एंड वन वाज मोहिनी अत्तम, ठीक है? सो यू कैन रिमेंबर केरला मोहिनी अत्तम एंड वी हैव कथकली। एंड मोहिनी अत्तम की जो परफॉर्मर है बच्चों, सुनंदा नायर या जयप्रभा मेनन, ठीक है? देखो, जो कथकली की परफॉर्मर थी वो थे हमारे पास रीता गांगुली एंड कलामंडलम गोपी, ठीक है? क से क कथकली आप याद कर सकते थे, रीता गांगुली, मैंने कहा था कि कंफ्यूज मत होना, गांगुली में भी अली की साउंड है, ठीक है? कथकली में भी अली की साउंड है, ऐसे याद रहेगा बच्चों, ठीक है? कथकली गांगुली, ठीक है? एंड जो कला मंडलम है उसमें कला का केरला है, या फिर कथक कली, कल दोनों में साउंड है, उसकी नाम भी है, ठीक है? एंड मोहिनी अत्तम जो है फ्रॉम केरला, उसकी हमारी है सुनंदा नायर एंड जयप्रभा मेनन, ठीक है? ना देखो बच्चों, इसीलिए यहाँ पे 9 लिखा है क्योंकि कई बार कॉमनली वी टेक इट टू बी 9, बट एक्चुअली बच्चों इंडिया हैज 8 क्लासिकल डांसेस दैट हैव बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकादमी, या अकेडमी बेसिकली इसको हम कहते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा इसको कर देती हूँ, ठीक है? सो ये तुम लोग देख लेना, ठीक है? संगीत नाटक अकेडमी ने 8 जो है हमारे क्लासिकल डांस जो भी हमने ऊपर देखे वो रिकॉग्नाइज किए हैं। बाकी बच्चों जो 9th वन है ना, छाऊ, दिस हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है? छाऊ जो कहाँ पे होता है? उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, सॉरी नॉट बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एज द 9th क्लासिकल डांस फॉर्म। बट रिमेंबर बच्चों, इट इज येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द 9th क्लासिकल डांस फॉर्म बाय द संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है? ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द 9th वन, ठीक है? ये बाकी तुम देख लेना, इट इज एक्जैक्टली व्हाट आई हैव टॉट यू राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी, ठीक है? 9 है, वैसे 8 है टोटल, मतलब 9 टोटल है और 8 हमारे यहाँ पर है, ठीक है? प्लीज गिव सम रिएक्शन बच्चों, कुछ थम्स अप या कुछ भी, जस्ट सो दैट आई नो कि आ रहा है समझ में, यूर ऑन बोर्ड विद मी, ठीक है? ऑसम, ठीक है? ना बच्चों, की अवार्ड्स टू रिमेंबर, बेसिकली आर्ट एंड कल्चर में या फिर डांस फॉर्म में which all kinds of awards are given. Sometimes I have also seen questions coming from this zone as well, ठीक है? So भारत रत्न लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2025 में बच्चों भारत रत्न awards have been given, but भारत रत्न award has not been given in 2025 to anyone from the dance field. गेटिंग माई पॉइंट? आई एम नॉट सेइंग कि भारत रत्न 2025 में दिया ही नहीं गया है, किसी को दिया गया है, बट इस साल डांस के फील्ड से कोई नहीं है जिनको ये प्राइज मिला हो, ठीक है? सो अभी तक इनको कोई अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन लास्ट की अगर मैं बात करूं, 5 अवॉर्डीज वर देयर इन 2024। मतलब सिर्फ इतना याद रखना बच्चों कि भारत रत्न जो है वो डांस परफॉर्मर्स को भी दिया जाता है, यू नो ना? भारत रत्न कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्ट, कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी किसी के पास कोई टैलेंट होता है, उनको भी दिया जाता है। जैसे कोई क्रिकेटर कोई बहुत अच्छा है, ठीक है? या फिर कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई सिंगर बहुत अच्छे हैं, कोई एक्टर बहुत अच्छा है, सो भारत रत्न उनको भी दिया जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट, पद्म विभूषण, मैंने तुम्हें बताया है बच्चों, ठीक है? जो इसके रेसिपिएंट हैं अभी लेटेस्ट, वो है कुमुदिनी लाखिया, ठीक है? कुमुदिनी लाखिया, इनको आर्ट के लिए मिला है बच्चों फॉर हर डांस ऑफ कथक, एंड शी इज कंसिडर्ड टू बी द लेजेंड ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है? पद्म विभूषण 2025 और को भी मिला है, एल सुब्रमण्यम, ठीक है? फॉर वायलिन, ठीक है? वर्ल्ड रिनोन्ड वायलिनिस्ट है, ठीक है? एंड बच्चों पद्म विभूषण इनको भी मिला है शारदा सिन्हा पोस्टह्यूमसली, मतलब इनकी डेथ के बाद इनको मिला है फॉर हर फोक आर्ट नोन एज द बिहार कोकिला, सिंगर ऑफ फोक सॉन्ग्स, स्पेशली बिहार की जो लैंग्वेज है, मैथिली एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है? देन बच्चों पद्म भूषण 2025 में जतिन गोस्वामी, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि आर्ट में से काफी लोगों को अवार्ड्स मिलते हैं हर साल, इस बार भी मिले हैं, ठीक है? सो पद्म भूषण में जतिन गोस्वामी है। वैसे मोस्टली याद रखना बच्चों, पद्म विभूषण से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है, या फिर एज वी हैड रेड अबाउट डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, मैंने तुम्हें बताया था, उनके बारे में आ सकता है, ठीक है? देन इन्होंने इन सात्रिया आर्ट डांस के लिए, जो मैंने बताया था बच्चों एसएमीज डांस होता है, हो सकता है पता है क्वेश्चन क्या है? दैट रिसेंटली जतिन गोस्वामी हैज बीन गिवन पद्म भूषण फॉर डैश, फॉर व्हाट, या फिर हैज बीन गिवन फॉर सात्रिया डांस, सात्रिया डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? थोड़ा इजी करके भी आ सकता है, गेटिंग? तो वो इस कॉन्टेक्स्ट से नया क्वेश्चन बना सकते हैं। देन बच्चों एक और पद्म भूषण मिला है शोभना चंद्र कुमार को फॉर डांस, फिल्म एंड भरतनाट्यम एक्सपोनेंट के लिए, मतलब भरतनाट्यम के लिए। पद्म भूषण बच्चों पंकज उधास, इनके बारे में सुना ही होगा बहुत लोगों ने, बहुत फेमस सिंगर रहे हैं बॉलीवुड के बच्चों, ठीक है? और पोस्टह्यूमसली इनकी डेथ के बाद भी इनको मिला है फॉर गजल, गजल ही गाते थे बच्चों ये, ठीक है? देन ज्ञानपीठ अवार्ड बच्चों विनोद कुमार शुक्ला को मिला है फॉर लिटरेचर, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड बच्चों अभी रिसेंटली हुए हैं, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना। देखो बाकी मैं जहां नहीं बोल रही हूँ ना उनको तुम याद रख लोगे तो सही है, नहीं भी रखोगे तो
काम चल जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। बट जहां मैं हैशटैग मार्क करूंगी वो जरूर जरूर याद करना है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड अभी लेटेस्ट बच्चों जो हुए हैं 2024 के, अब जो मिले हैं 59th ज्ञानपीठ, वो किनको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला। तो ये आप याद रखोगे विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है। एंड ज्ञानपीठ बच्चों लिटरेरी वर्क के लिए, जर्नलिस्ट, इनके काम के लिए मिलता है, डांस वांस के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। देन नेशनल तानसेन सम्मान, खुद सोचो बच्चों तानसेन कौन थे, तो किस चीज के लिए मिलना चाहिए होगा तानसेन सम्मान? ऑब्वियसली फॉर म्यूजिक, ठीक है। तो तानसेन सम्मान जो है वो अभी 2025 वाला किनको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन भी। पंडित तरुण भट्टाचार्य फॉर संतूर। संतूर बच्चों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही यूनिक सा इंस्ट्रूमेंट है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी, मतलब दिखने में कुछ कुछ हारमोनियम जैसा है, पर थोड़ा थोड़ा मुझे तो अलग सा ही लगता है कुछ, पर तुम एक बार देख लेना नेट पे सर्च करके, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कि इस साल नेशनल तानसेन सम्मान 2025 किनको मिला है, या लेट्स से वो पूछ लेंगे कि भाई नेशनल तानसेन सम्मान पंडित तरुण भट्टाचार्य को मिला है किस चीज के लिए? संतूर के लिए। संतूर मम्मियां देखी है तुमने, ठीक है, उसका प्राइज इनको मिल गया, बढ़िया, ठीक है। तो वो जो है एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, सो डॉक्टर पंडित तरुण भट्टाचार्य। देन बच्चों एक बार पिछले साल का भी देख लेना, कभी कभी स्लैट वालों का भी दिमाग खराब हो सकता है, हालांकि ऐसा करते नहीं है वो, बट फिर भी ठीक है, कि इससे पहला वाला जो तानसेन सम्मान था इट वाज टू पंडित राजा काले, ठीक है। किसके लिए उनको मिला था बच्चों? वोकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, सिंगर है। देखो तानसेन प्राइज हमेशा बच्चों म्यूजिक के लिए ही होगा, तानसेन खुद ही वॉज अ सिंगर, ठीक है। सो इस साल जो मिला है वो एक्चुअल में एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को मिला है संतूर के लिए, ठीक है। एंड लास्ट ईयर पंडित राजा काले को मिला था फॉर हिज हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग, ओके। देन ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, कालिदास सम्मान, ठीक है। कालिदास सम्मान भी बच्चों मिलता है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक या म्यूजिक के केस में, ठीक है। तो इस बार किसको मिला है? पंडित एम वेंकटेश कुमार। आई नो तब ये क्लासेस ना थोड़ी सी मुझे पकाऊ लगती हैं, सो सॉरी, बट क्योंकि बहुत ही फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, बट आई होप कि मैं तुम्हें बताऊंगी या लर्न करने के थोड़े तरीके बताऊंगी तो तुम्हारे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो पंडित एम वेंकटेश कुमार को मिला है कालिदास सम्मान, ठीक है, जो अगेन सेम हिंदुस्तानी क्लासिकल के लिए मिला है। देन ललित कला नेशनल अवार्ड बच्चों, ये थोड़े से झेल पॉइंट है, इसके बाद हम पॉलिटी करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, या ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। प्रेमचंद्र पुखरम्बम, मुझे तो ये याद नहीं होगा, तुम में से कोई है धुरंधर तो याद कर लेना, मेरे को तो ये याद नहीं होगा, प्रेमचंद्र पुखरम्बम, ठीक है। एंड आई डोंट नो इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं, बट दिस बच्चों इज इंपॉर्टेंट। साहित्य अकादमी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इन अवार्ड में से क्वेश्चन आते हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए बच्चों मिला है ईस्टरीन कायर, ऑफकोर्स एक अंग्रेजी सा नाम है, ठीक है, ईस्टरीन कायर। जब हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, तो इंग्लिश के ईस्ट से और इंग्लिश के ई से तुम याद रखोगे बच्चों, जो इंडिया में जिन्होंने राज किया था उनका नाम क्या था? याद है किसी को? ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रहेगा। तो इंग्लिश थे ना, देवर इंग्लिश पीपल, ठीक है, जो इंडिया के ऊपर जिनका राज था, ठीक है। तो इस बार बच्चों साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश गोज टू ईस्टरीन कायर, नाम याद रहेगा इससे, ठीक है। एंड नॉवल के लिए मिला है, और नॉवल का नाम क्या था? स्पिरिट नाइट्स, ठीक है। तो साहित्य अकादमी इंग्लिश 2024 ये मिला है ईस्टर्न कायर फॉर अ नोवेल, ठीक है, स्पिरिट नाइट्स, ठीक है। एंड साहित्य अकादमी हिंदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किनको मिला है? दिलीप झावेरी। किसी को कुछ याद आ रहा है बच्चों? झावेरी सिस्टर्स थी अभी, कौन सा डांस उन्होंने परफॉर्म, मतलब करती, सबसे फेमस है कौन से डांस के लिए? किसी को याद हो तो, यहां पे थे हम ऊपर, ये रे हम, झावेरी सिस्टर्स, याद है किसी को? ये रे मणिपुरी, ठीक है। सो यहां से थोड़ा सा याद कर सकते हो, हालांकि दिस पर्सन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सो दिलीप झावेरी को मिला है बच्चों साहित्य अकादमी हिंदी फॉर पोएट्री भगवान निवातो, गुजराती और हिंदी में, अच्छा इसको ट्रांसलेट किया गया बाद में हिंदी में, ठीक है, भगवान निवातो, ठीक है, पोएट्री के लिए दिलीप झावेरी जी को, ठीक है। सो बाकी बच्चों रिकॉग्निशन इन डांस फॉर्म जो है, ये देखो संगीत नाटक नाटक अकादमी जो है उनकी तरफ से भी आता है, नेशनल कालिदास सम्मान, ठीक है, उनके लिए भी आता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ दीज आर सम थिंग्स, जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये खुद से एक बार पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, जैसे पहली बार जिनको ये अवार्ड मिला था, लेटेस्ट जिनको ये अवार्ड मिला है, दीज नेम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बाकी ये तुम देख लेना, मैंने तुम्हें बता दिया। ज्ञानपीठ अवार्ड बच्चों, सरस्वती सम्मान जो होता है, सरस्वती सम्मान बच्चों इज ऑल्सो फॉर लैंग्वेजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो हमारी बच्चों कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? हाउ विल यू टेल मी? वी हैव 20,
2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। और वो कहाँ पे मेंशन्ड है? इंडिया के जो स्केड्यूल्स हैं उसमें स्केड्यूल नंबर 8 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पॉलिटी में हम इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो स्केड्यूल 8 में वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी इज वन ऑफ दोज, ठीक है। वी हैव डोगरी, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस हमारी हैं, लेट्स से मराठी है, ठीक है, उड़िया है, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी आती हैं। उन लैंग्वेजेस में जब कोई काम करता है, यानी कि कोई चीज छापता है, प्रिंट करता है, कुछ लिखता है, उसके लिए बच्चों वी हैव सरस्वती सम्मान। सरस्वती माँ किसके लिए होती है? एजुकेशन वाली होती है ना, पढ़ाई लिखाई वाली, ठीक है। तो ये उसके लिए है, इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। बस इतना तुम याद रखना, ठीक है। व्यास सम्मान जो होता है बच्चों फॉर ओनली हिंदी वर्क्स, किनके नाम पे है ये? वेद व्यास। बच्चों वेद व्यास वॉज द ऑथर ऑफ विच famous epic? If anybody remembers, it was महाभारत, ठीक है। सो उनके नाम पे व्यास सम्मान है फॉर हिंदी वर्क। तो हिंदी में जो भी कोई लिखने का पब्लिकेशन या काम करते हैं उनके लिए होता है। संगीत नाटक अकेडमी बच्चों, दिस इज बेसिकली फॉर म्यूजिक, डांस, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तानसेन अवार्ड मैंने बता दिया बच्चों तुम्हें, ये म्यूजिक या फिर इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। और कालिदास सम्मान में बच्चों ये क्लासिकल म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड प्लास्टिक आर्ट्स के लिए होता है। कालिदास से प्लीज कंफ्यूज मत होना बच्चों कि ये राइटिंग या ऑथर्स वगैरह के लिए होता होगा, ऐसा नहीं है। कालिदास सम्मान भी हमारे सेम के लिए है जैसे तानसेन सम्मान है, दोनों भाई भाई थे, मतलब थे नहीं, दोस्त थे, ऐसा याद कर लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार तुम लोग इसको जरूर देखना। इंडिया की फर्स्ट फेमस पर्सनालिटी या फिर फर्स्ट जो रेसिपिएंट है किसी अवार्ड की, ठीक है, भरतनाट्यम डांसर बच्चों इंडिया में रुक्मणी देवी अरुंदले, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स इन दिस, ठीक है। फर्स्ट सितार प्लेयर और उनके इन्वेंटर, ये जरूर याद रखना। इंडिया में बच्चों खुसरो, आमिर खुसरो ही हैं, ठीक है। खुसरो खान जो थे ही वाज द इन्वेंटर एंड आमिर खुसरो वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने पहली बार इसको प्ले किया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, फर्स्ट पर्सन टू डू दैट, ठीक है। पद्म विभूषण पहली बार किन डांसर को मिला था? सोनल मानसिंह। याद है कौन से के लिए था बच्चों? ओडिसी एंड इवन भरतनाट्यम ऑल्सो, सोनल मानसिंह, ठीक है। यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 1992। पहला म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला था MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट द UN जनरल असेंबली, वाओ, ठीक है। फर्स्ट वुमन टू विन अ ग्रैमी अवार्ड, यू नो म्यूजिक के लिए होता है बच्चों, तन्वी शाह, इंडियन वुमन मतलब टू विन अ ग्रैमी, तन्वी शाह फॉर द 52nd ग्रैमी, जय हो। ये गाना सबने सुना होगा बच्चों, सुना है जय हो? स्लम डॉग मिलियनेयर का बहुत ही फेमस सा गाना है। स्लम डॉग मिलियनेयर खुद भी फिर मेंबर ऑस्कर्स में गई थी, ठीक है। उनके इसी सॉन्ग जय हो के लिए जो उसकी कंपोजर थी, ठीक है, एक्चुअली अच्छा, फॉर राइटिंग द स्पेनिश लिरिक्स ऑफ दिस क्योंकि बच्चों तुम्हें पता है ना इंटरनेशनल उस पर रिलीज हुई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है। तो उसका जो स्पेनिश वर्जन था लिखने के लिए तन्वी शाह को, उसके लिए उनको 52nd ग्रैमी अवार्ड मिला था, फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन। फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर, भानु अथैया, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है, फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम इन द फिल्म गांधी। So it is no actor, it is no director, it is no musician or somebody बच्चों, it was a dress, a costume designer, भानु अथैया to win the first Oscars, ठीक है। फर्स्ट टॉकी है साउंड फिल्म, आई थिंक ये तो सबको पता होगा, ये स्कूल की क्विजेस में भी हम बहुत याद करते थे, है ना, कि इंडिया की पहली ऑडियो विजुअल फिल्म जो प्रॉपर थी, इट वाज आलमारा, 1931। गांधी जी वही सॉल्ट मार्च करते निकल रहे थे, ठीक है, लोग फिल्में बनाने बैठे रखे हुए थे इंडिया में, ठीक है। सो वहां सॉल्ट मार्च चल रहा है, यहाँ आलमारा की फिल्म आ गई है, ठीक है। सो दिस वाज द नेम ऑफ द फिल्म बच्चों, इंडिया की पहली प्रॉपर फिल्म जो बनी थी, ठीक है। इट वाज डायरेक्टेड बाय अर्देशीर ईरानी, बस ये याद रखना थोड़ा सा, अर्देशीर ईरानी, ठीक है। फर्स्ट क्लासिकल डांसर जिनको राज्यसभा का मेंबर जो बने, अगेन रुक्मणी देवी अरुंदले, बहुत ही फेमस बच्चों, बहुत फेमस। फॉर ऑल दोज हु डोंट अंडरस्टैंड बच्चों, हमारे राज्यसभा में भी अब हालांकि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं जो नॉमिनेट करके दी जा सकती हैं फॉर टू दोज पीपल, प्रेसिडेंट उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं राज्यसभा मेंबर जो बहुत ही ग्रेट अपनी फील्ड में जिन्होंने कुछ किया होगा, ठीक है। सो ऐसे ही इनको भी जो रुक्मणी देवी अरुंदले एंड उनको ये मिला है, ठीक है। सो देन फर्स्ट म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, फर्स्ट वुमेन टू विन साहित्य, फर्स्ट वुमेन टू विन साहित्य अकेडमी अमृता प्रीतम, रिकॉर्डेड क्लासिकल डांसर, इसकी नीड नहीं है तुम्हें, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 2-3 टाइप्स ही हैं। पेंटिंग्स, ठीक है, आई होप तुम में से कुछ लोगों का पेंटिंग का शौक होगा, मोस्टली गर्ल्स को काफी पसंद होता है, कुछ लड़के भी अच्छी पेंटिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक पेंटिंग बच्चों बहुत ही फेमस है विच इज मधुबनी, आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंट्रिकेट काम होता है, जैसे फोटो में दिख रहा है बच्चों, इट इज फ्रॉम बिहार। आपको बस ये याद रखना है मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ से है, ठीक है, बिहार से है। यूजेस नेचुरल डाइज एंड फिंगर्स, ट्विग्स, थीम्स ऑफ नेचर एंड माइथोलॉजी को मोस्टली ये कवर करता है। बस मेनली ये याद रखना कि मधुबनी, देखो खुद ही याद रखो बच्चों, मधुबनी नाम में ही नेचुरल सा नाम है, नेचर, मधुबनी,
ठीक है, वन, जंगल को कहते हैं वन, ठीक है, तो वो कहाँ से है, बिहार से है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, पट्टचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था एक टाइम पे कि पट्टचित्र जो टाइप की ये है पेंटिंग, वो कहाँ की है। इसमें ना बच्चों, पट्टचित्र मतलब कि पट्ट किसको कहते हैं, कपड़े को, पल्ले को, ठीक है, जो आप ओढ़ते हैं हम, ठीक है, चित्र मतलब उसके ऊपर की हुई पेंटिंग, तो इस पे कपड़े पे पेंटिंग की जाती है बच्चों। ये दो स्टेट्स में फेमस है, उड़ीसा वैसे मोस्टली पता है उड़ीसा की है, एंड इवन वेस्ट बंगाल फॉर दैट मैटर, कुछ इस तरह की दिखती है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, देखो ये सब पेंट छाप के बनाया गया है इस पूरे जो भी शॉल है या साड़ी है, वट एवर दिस इज, ठीक है। देन ये बच्चों तुम लोगों ने बहुत सारे आजकल तो बहुत बहुत कूल हो गया, कैफेज में भी लोग इस तरह की पेंटिंग करवाने लग गए हैं, कुर्तों के प्रिंट पे, साड़ियों के प्रिंट पे भी वर्ली आर्ट आती है। महाराष्ट्र की बच्चों मोस्टली जो केव्स है ना उसमें तुम्हें यही देखने को मिलेगी, ठीक है। सो वर्ली जो है इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, जहां पे तुम्हें इस तरीके के कैरेक्टर दिखते हैं, पतले पतले मेरे जैसे हाथ पैर वाले लोग, ठीक है। सो इट इज अ ट्राइबल आर्ट यूजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स, देखो दिख रहे हैं, ट्राइंगल्स का यूज किया है, स्क्वायर्स का यूज किया है, सर्कल्स का यूज किया है, तो इट इज द वर्ली आर्ट, ठीक है। तो वर्ली हमारी कहां से है, महाराष्ट्र से है। कलमकारी, कलमकारी बच्चों बहुत ही ज्यादा फेमस है बिकॉज इसकी साड़ियां, इसके सूट बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे बिकते हैं, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगेन कैप से याद रख सकते हो, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश का की ये है, हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल पे कलमकारी आर्ट की जाती है बच्चों। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, कलमकारी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देन थांगका, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल आजू बाजू में बच्चों, तो काफी ये लोग अपना कल्चर शेयर करते हैं। सो सिक्किम एंड अरुणाचल में तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स ऑन कॉटन और सिल्क, लुक एट दिस, दिस इज अ थांगका पेंटिंग, हाउ ब्यूटीफुल दीज आर, सी। सो थांगका, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रहेगा बच्चों, जरा बताओ मुझे, मधुबनी वॉज फ्रॉम बिहार, आई होप तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, मधुबनी वॉज फ्रॉम बिहार, ठीक है। उसके अलावा हमने कौन कौन सी पढ़ी है, वर्ली, वर्ली इज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैड वी हैड व्हाट एल्स वाज देयर, हाँ वी हैड दी कलमकारी, कलमकारी वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। व्हाट एल्स वाज देयर बच्चों, वर्ली हमने कर लिया, हाँ पट्टचित्र वॉज फ्रॉम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ये सारी आपकी टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हो गई, ठीक है। नाउ फेस्टिवल्स बहुत ही मजेदार है, ये तो आधा से ज्यादा तुम्हें पता ही होंगे ऑलरेडी बच्चों, आई थिंक दिस यू ऑल नो, बिहू इज फ्रॉम असम, ठीक है। इट्स बेसिकली बच्चों मोस्टली ना इंडिया में जो फेस्टिवल्स है ना, मोस्टली इस तरह के फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमारे हार्वेस्ट के फेस्टिवल, हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, जब बहुत बढ़िया खेती हो जाती है तो लोग बहुत खुश होते हैं, उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ में बैसाखी है, ठीक है, वो भी इसके लिए मनाई जाती है, ठीक है। सो असम से है बिहू बच्चों, इट इज अगेन एन हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, सेलिब्रेटेड 3 times a year, जब भी आपकी मेजर क्रॉप्स हार्वेस्ट होती है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम बच्चों इज फ्रॉम केरला, जब वो फेमस बोट रेस होती है वो भी केरला में ओनम के टाइम पे होती है, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल फीचर्स वल्लमकली बोट रेस, जो बच्चों बाय द वे वेम्बनाड लेक में होती है, वेरी फेमस बैक वाटर लेक है, केरला की बहुत सुंदर लेक है वेम्बनाड, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे भी ज्योग्राफी में, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम ओनम केरला, एंड यहाँ पे आपकी बोट रेस भी देखने को मिलती है। पोंगल बच्चों इस तमिलनाडु, आई होप ये तुमने बचपन में बुक्स में जरूर पढ़ा होगा जब हम स्कूल में थे, है ना। सो इट इज थैंक्स गिविंग टू द सन गॉड फॉर द हार्वेस्ट, कि सूर्य देवता ने हम पे इतनी कृपा बरसाई जिसकी वजह से हमारी अच्छी हार्वेस्ट हुई, सो इट इज पोंगल, ठीक है। अच्छा, मेनी स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन ओनम एंड पोंगल, मैं खुद भी होती हूँ। ओके विसे ना, कैसी चल रही तैयारी तुम्हारी, ओके चल रही है मैम, सही है, रिजल्ट कैसा है मैम, ओके आया है, तो ओके, ओनम एंड केरला याद रहेगा बच्चों, ठीक है। एंड पोंगल को कैसे याद कर सकते हो, इस साल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बहुत न्यूज में थी, एनपीटी, तो बस पी, जस्ट टीएन एनपीटी, मतलब सेम इनिशियल से हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके इज ओनम एंड केरला एंड पोंगल इज तमिलनाडु एंड पोंगल, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो बहुत फेमस है बच्चों, इस पर हमारी बुक भी हुआ करती है इंग्लिश में, नागालैंड, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, शोकेसेस नागा ट्राइबल कल्चर, बिकॉज बच्चों कुछ एक जो हॉर्नबिल होती है वो बहुत ही फेमसली नागालैंड के ही एरियाज में मिलती है, उसको बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है एज अ स्पीशी, ठीक है। देन लोजार वेरी फेमस, लद्दाख में और सिक्किम में मनाया जाता है बच्चों, विच इज एक्चुअली तिब्बतन न्यू ईयर, तो उनके लिए नॉर्मल न्यू ईयर ऐसा फंक्शन नहीं करता, ये उनका अलग से न्यू ईयर रहता है विच इज लोजार, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार वैसे भी बच्चों लद्दाख न्यूज में था, ठीक है, तो लद्दाख का लोजार आ सकता है, ठीक है। देन नौखाई फेस्टिवल बच्चों इज फ्रॉम ओडिशा, विच इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल टू वेलकम द न्यू राइस ऑफ द सीजन, ठीक है। नो, ओके या नो, नॉट ओके, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो नौखाई और उड़ीसा से, ठीक है।
चलो, प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड्स बच्चों ये जो है ये तुम अपने आप देख लेना, मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ बस। जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, लिटरेचर में मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड सम रिमेंबर सम विनोद, सम ऊपर जो इनका नाम था उनको इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। देन वी हैव ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड विच इज फॉर विजुअल आर्ट्स, यानी कि पेंटिंग स्कल्पचर जो आप आंखों से देख सकते हो उसके लिए, ठीक है। देन सरस्वती सम्मान मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, सरस्वती सम्मान किसके लिए था? लिटरेचर के लिए था, और हमारे 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई भी लिटरेचर छप रहा है तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड नाम में ये बच्चों साहित्य लिटरेचर के लिए होता है। व्यास सम्मान स्पेसिफिकली फॉर हिंदी लिटरेचर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड आई थिंक वी ऑल नो इट्स फॉर सिनेमा बच्चों, ठीक है। एक बार देख लेना कि इनको कौन कौन रिलीज करता है इस अवार्ड को। बिहारी पुरस्कार हिंदी या राजस्थानी लिटरेचर के लिए, तो जो बिहार मार्क करके आएंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो है वो बिहारी पुरस्कार नाम से, बट इट इज फॉर हिंदी और राजस्थानी लिटरेचर, ठीक है। तो ये हमारे एक्चुअली अवॉर्डेड ओनली, ठीक है, यूनिक बिकॉज इट इज अवॉर्डेड ओनली टू अ राजस्थानी राइटर फॉर वर्क्स इन हिंदी और राजस्थानी। अच्छा, मतलब मिलेगा तो ये राजस्थानी राइटर को ही, हु बिलोंग्स टू राजस्थान। मे भी उन्होंने काम हिंदी में भी किया हो सकता है, राजस्थानी में भी किया हो सकता है, तो भाई राजस्थानी पुरस्कार नाम रख लेते, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं इंसान, ठीक है। देन मूर्ति देवी अवार्ड, ये तो आई डोंट थिंक सो विल कम। देन संगीत नाटक एकेडमी फेलो परफॉर्मिंग आर्ट्स, बस जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताया, जैसे ज्ञानपीठ है, साहित्य एकेडमी है, सरस्वती सम्मान है, ठीक है, या फिर हमारे तानसेन वाले हैं, या फिर कालिदास, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ बच्चों कुछ फर्स्ट्स हैं इन दीज फील्ड्स, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, ठीक है, ये पहली बार मिला था राजा राम मोहन रॉय को। आई होप इनका नाम तो हम सब ने सुना है, राइट एवरीवन। राजा राम मोहन रॉय हु वर्कड वेरी वेरी हार्ड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सती प्रथा, ब्रिंगिंग इन सोशल एंड कास्ट इक्वालिटी इन द कंट्री, ठीक है। तो उनको, एंड बच्चों राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो हैड सम एक्सीलेंट पब्लिकेशंस इन हिज नेम, ठीक है। वो तुम्हारा होमवर्क है, ढूंढ के लिख लेना साथ में, ठीक है। दैट इज फॉर जर्नलिज्म, उनको मिला था, ठीक है। देन बिरला ट्रिनिटी, इनको रिमेंबर फॉर सरस्वती सम्मान, हाँ ये बस याद रखना बच्चों। द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर्स वाज भानु अथैया फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इन द मूवी गांधी, ठीक है, और इनको इसके लिए ऑस्कर मिला था, ठीक है। अच्छा, कुछ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत छोटे छोटे इजी इजी पॉइंट्स हैं। रामायणा के राइटर कौन है? वाल्मीकि। आई थिंक ये सबने, वाल्मीकि जयंती भी होती है बच्चों, जिसके दिन छुट्टी होती है स्कूल्स वगैरह की। क्यों होती है? क्योंकि वाल्मीकि जो थे, ये जो थे, इन्होंने रामायण लिखी थी, और जो महाभारत है वो बच्चों वो किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। दोनों का नाम वी से है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रामायणा वॉज वाल्मीकि, ठीक है, एंड महाभारत वॉज वेद व्यास। थोड़ा सा देख लेना, जो महाभारत का नाम जो है थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए ऑथर का नाम भी थोड़ा सा बड़ा है, वेद व्यास, ठीक है। और वाल्मीकि सही है, क्यूटी सा छोटा सा रामायण जैसा, ठीक है। 4 वेद है बच्चों हमारे पास, आई थिंक ये तो सबको पता होगा। वी हैव 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की, जो ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है? हमारा ऋग्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। सामवेद में किसकी बात की गई है? म्यूजिक की, ठीक है। यजुर्वेद में रिचुअल्स की, ठीक है। नाम से नहीं लग रहा थोड़ा यजुर, मतलब थोड़ा सा माइथोलॉजिकल नहीं लग रहा नाम से ज्यादा, ठीक है। एंड अथर्ववेद में बच्चों बात की गई है मैजिक या मेडिसिन की, ठीक है। सो आप ये सब बातें जरूर से याद रखोगे। तो हमारा जो ओल्डेस्ट वेदा है वो हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। ये तो आई थिंक नाम से याद रहेगा बच्चों की, बहुत रिगर, बहुत पुराना, ठीक है, बहुत पुरानी वेद है हमारी ऋग्वेद, ठीक है। सामवेद, ठीक है, सामवेद इज बच्चों अबाउट म्यूजिक। यजुर्वेद, यजुर्वेद ऐसा भी याद रख सकते हो बच्चों, यज्ञ, यज्ञ या यज्ञानी जिनको कहते थे, यज्ञ जो होते थे, ठीक है, तो वो रिचुअल्स की बात करता है। और अथर्ववेद हमारा मेडिसिन या फिर मैजिक की बात करता है। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य, आई थिंक ये भी सबको पता होगा जिन्होंने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है बच्चों। अर्थशास्त्र वॉज इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थ, ठीक है। तो चाणक्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो कौटिल्य भी इनका नाम हुआ करता था, चाणक्य, ठीक है। अशोका डायनेस्टी के टाइम पे बच्चे मूली में, मतलब ये सॉरी, जो हमारे मौर्यन डायनेस्टी थी इसके टाइम में बहुत ये पावर में थे, ठीक है। एंड अभिज्ञान शकुंतलम, जो ये पूरी सेट ऑफ ये जो राइटिंग है, इट वॉज रिटन बाय कालिदास। तभी बच्चों कालिदास सम्मान जो है वैसे, लेकिन इसको म्यूजिक के लिए दिया जाता है एक्चुअल में। ये नाम याद रहेंगे बच्चों। रामायण किन्होंने लिखी है? वाल्मीकि ने। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने, ठीक है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थ, ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य, दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। एंड अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदास है। तो बहुत ही बच्चों ना सिंपल आंसर्स हैं, ये सबने स्कूल्स में भी याद किए होंगे, आई एम प्रिटी श्योर, ठीक है ना बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फेमस इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब हर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के फेमस प्लेयर्स कौन है, आर्टिस्ट कौन है? सितार पंडित रवि वर्मा, पंडित रविशंकर, आई थिंक इनका नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है, सितार प्लेयर, एंड विलायत खान, ये दो नाम है। तबला, ऐसा कोई है जिन्होंने जाकिर हुसैन का नाम नहीं सुना है तबला में? एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, ठीक है। एंड अल्लाह रखा, ठीक है, कहते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस, ठीक है, अल्लाह रखा, ठीक है। देन फ्लूट, हरिप्रसाद चौरसिया एंड पन्नालाल घोष, ठीक है, फ्लूट में। बाकी बच्चों सितार तबला ये थोड़े इंपॉर्टेंट ज्यादा है। शहनाई बिस्मिल्लाह खान, बहुत फेमस बच्चों, बहुत 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 फेमस प्लेयर हैं ये शहनाई के। सरोद, अज अमजद अली खान एंड अलाउद्दीन खान। एंड संतूर, शिव कुमार शर्मा, ठीक है। अभी संतूर के लिए बच्चों रिसेंटली वो भी मिला है, जो मैंने शायद भारत रत्न, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, या पद्म विभूषण और समथिंग, एक बार याद कर लेना तुम ठीक से, ठीक है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है। नाउ इसमें कुछ कुछ बच्चों करंट अफेयर्स हैं जो इस साल न्यूज में रहे हैं। दीपावली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इंडिया में बच्चों यूनेस्को ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है दीपावली ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इंटेंजिबल लिस्ट में ना ये दुर्गा पूजा वगैरह को भी ऐड कर चुके हैं यूनेस्को वालों ने, तो उन्होंने दीपावली को भी अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है फॉर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब आप छू थोड़ी सकते हो दिवाली को, देख सकते हो ना, यू कैन ओनली सेलिब्रेटेड, ठीक है, तो उसकी लिस्ट में उन्होंने इसको ऐड किया है। देन बहुत लोग जो फ्रेंड्स देख चुके हैं या फिर कोई भी अमेरिकन वेब सीरीज देखते हैं, वहां पे उनको आपको एक पता होगा एक फेस्टिवल के बारे में, हनुका, ठीक है। सो दे क्रिसमस के अराउंड पे हनुका आता है, हनुका फेस्टिवल मोस्टली बच्चों जूस का फेस्टिवल होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, हाँ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हैज वाउड टू स्ट्रेंथन गन लॉज आफ्टर शूटिंग टारगेटिंग द कंट्रीज जूइश कम्युनिटी एट द हनुकाज इवेंट। बस इतना याद रखना मुझे कि हनुका जो होता है वो कौन सी कम्युनिटी का फेस्टिवल होता है? जूइश, इट बिलोंग्स टू द जूज, ठीक है। देन अयोध्या दीपोत्सव, आई थिंक ये तो सबने देखा होगा, जब न्यूज में था, इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था, ठीक है। देन कोझिकोडे केरला में फॉर्मली इनॉग्रेटेड इट्स स्टेटस एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्कोस सिटी ऑफ लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसे बच्चों लखनऊ हमारा क्या बना है यूनेस्को का? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, आफ्टर हैदराबाद। आई थिंक हैदराबाद 2019 में बन गया था, उसके बाद से लखनऊ बना है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब बच्चों इसी साल कोझिकोडे केरला हैज बिकम द सिटी ऑफ लिटरेचर, तो ये आप याद रखना। वैसे बच्चों केरला यू नो इज द वन कंट्री जो सबसे ज्यादा लिटरेचर, मतलब लिटरेसी रेट में हाई रही है, ठीक है, सो इट मेक सेंस, ठीक है। देन गंगा सागर मेला इज एनुअल, ठीक है, बी, ठीक है, नो प्रॉब्लम दिस। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बच्चों, हाँ देखो ये एक अच्छा पॉइंट है। फ्रेंच मिनिस्टर जो प्राइम प्रेसिडेंट है ना, इमानुअल मैक्रोन, उनको हमने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डोकरा आर्ट वर्क गिफ्ट करी, ठीक है। तो डोकरा आर्ट वर्क बेसिकली है क्या बच्चों? इट इज कॉल्ड द बेल मेटल क्राफ्ट, डेट्स बैक टू 4000 ईयर्स, ट्रेडिशनल फोक आर्ट ऑफ द डोकरा ढामर ट्राइब्स नोन फॉर देयर मेटल क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, तो ये तुम देख लेना। ओके, देन बच्चों एक बार ये बामियान बुद्धास वर टू मैसिव स्टैच्यूज कार्व्ड इन द 6th सेंचुरी, ठीक है, इनको है इस साल बस ये याद रखना मुझे, तुम्हें याद है जो 127 ईयर्स ओल्ड बुद्धिस्ट रेलिक्स इंडिया में लौट के आए हैं, पिपरवाह रेलिक्स जो थे वो इंडिया में लौट के आए हैं, ठीक है, तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने बताया बच्चों, लखनऊ जो है इसमें कलिनरी के लिए इसको डिक्लेयर किया गया एज सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बाय यूनेस्को, ठीक है। देन हाँ, इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली गिफ्टेड अ मधुबनी पेंटिंग टू हिज चाइनीज काउंटर पार्ट। तुम्हें अभी इस बार बच्चों याद है ना, एससीओ बहुत न्यूज में था, ठीक है। एससीओ में, एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग, चाइना, ठीक है। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना तो उन्होंने उनको गिफ्ट किया एक मधुबनी पेंटिंग, और मधुबनी पेंटिंग बच्चों कहाँ की है? बिहार की। तो बस ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ जीआई टैग्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट जीआई टैग इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो उनको मिला था दार्जिलिंग टी को, ठीक है। सो फर्स्ट एवर जीआई टैग बच्चों समझ पता है तुम्हें क्या होता है जीआई टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, कि कोई भी ऐसी चीज अगर किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी को बिलोंग करती है, कि वो वहीं पे उगाई जाती है या वहीं के लोकल लोग उसको बनाते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कुछ भी इस तरीके का है बच्चों, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है अपनी ऑथेंटिसिटी के थ्रू, अपने सेल्स को और बढ़ाने के लिए या अपनी ऑथेंटिसिटी को और प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एवर जीआई टैग बच्चों इंडिया में मिला था थ्रू दार्जिलिंग टी, वेस्ट बंगाल में, वहीं पे है बच्चों, ठीक है, 2004-5 के टाइम पे। तो इंडिया में पहली बार बच्चों जो जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। पहला हैंडीक्राफ्ट क्या था बच्चों? आरनमुला कन्नदी, ठीक है, केरला। इट इज अ यूनिक मेटल अलॉय मिरर, वन ऑफ द फर्स्ट नॉन एग्रीकल्चरल टैग्स,
ठीक है। तो एक मिरर बनाने की टेक्निक है विच इज कॉल्ड एज अरनमुला कन्नडी, ठीक है, फ्रॉम केरला। इसको पहला हमारा हैंडीक्राफ्ट जीआई टैग मिला था। पहला टेक्सटाइल कौन सा था बच्चों? पूचमपल्ली इक्कत। इक्कत इज अ काइंड ऑफ अ टेक्सटाइल आर्ट, ठीक है, तेलंगाना से है बच्चों ये, ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड टाई एंड डाई टेक्निक। मेरे पास भी एक कुर्ता है विच इज फ्रॉम द इक्कत आर्ट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो ये वहीं का जो है टेक्सटाइल आर्ट है। लेटेस्ट बच्चों जीआई टैग किन किन को मिला है? कुंभकोणम बीटल लीफ। बीटल बच्चों पान का पत्ता होता है, ठीक है, उसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, सोचो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पान के पत्ते को। कुंभकोणम बीटल लीफ, ठीक है, विच इज फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, जिसको वेत्रिलाए भी बोलते हैं, फेमस फॉर इट्स यूनिक पंजेंट अरोमा एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एंड थोवलाए मणिका मलाहे, ठीक है, तमिलनाडु से ही मिला है इसको भी, विच इज इंट्रिकेट फ्लावर गार्लैंड्स फ्रॉम कन्याकुमारी, ठीक है, विद जेम लाइक अपीयरेंस। वाओ, ठीक है। देन ये सब बच्चों हैं, इस बार देख लेना, सब बहुत सारे 2025 में बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिला है। वॉरियर कॉटन साड़ी, ठीक है, फ्रॉम तमिलनाडु। कविंदपदी शुगर, कन्नदी आपको थोड़ा सा घबराना मत बच्चों, ठीक है, शायद इसमें से क्वेश्चन ना भी आए टू बी ऑनेस्ट, बट एक बार बस नजर दौड़ा लेना, जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है, अगर आएगा ऑप्शन में से कम तुम चूज कर पाओ, हर चीज याद करने मत बैठना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, सो वी डन विद आर्ट एंड कल्चर। दिस वाज द टफेस्ट पार्ट टू बी ऑनेस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी वर एवर गोइंग टू रीड, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग बच्चों, इसके बाद हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी से भी ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखे तुमने आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बड़े बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये आर्टिकल कौन से है, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिसेंटली मतलब लेट्स से कि लद्दाख इज डिमांडिंग सम स्केड्यूल, विच स्केड्यूल इज इट डिमांडिंग? 6 स्केड्यूल, ठीक है, तो स्केड्यूल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो और कौन कौन से स्केड्यूल्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट मैं तुम्हें पहले पॉलिटी पढ़ा देती हूँ। तो अब ना तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, आई टेल यू व्हाई। मैं जो आर्टिकल्स बताती जाऊंगी बस उनको याद करते जाना, ठीक है। बाकी आई एम प्रिटी श्योर अगर तुमने क्लैट की तैयारी करी है, एलिट की तैयारी करी है, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़े हैं, तो थोड़े आर्टिकल्स तो तुम्हें याद हो गए होंगे, है ना, कि भाई जो बेसिक आर्टिकल्स होते हैं मोस्टली ये बहुत ही ऑब्वियस एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक लेट्स से कि एक जगह पे मैंने देखा था कहीं तो पे कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? वेरी इजी, इट्स अ फंडामेंटल राइट, इट्स आर्टिकल 15। अगर वो बोलता है कि भाई राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बहुत आसान है भाई, आर्टिकल 21। राइट टू एजुकेशन 21A। तो मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस आर्टिकल्स हैं, तुम्हें वैसे भी याद हो गए होंगे काफी सारे, मैं और तुम्हें बता देती हूँ बच्चों, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है दैट द कोर्ट्स इन इंडिया गेट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच आर्टिकल? इट इज आर्टिकल 13, ठीक है। सो आर्टिकल 13 बच्चों इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो याद रखना बच्चों, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक होते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 that will be considered as a fundamental right. So article 13 says that if the courts in India, let's say if the Supreme Court finds that any law is going against the fundamental rights, that law can be declared as unconstitutional. किसी ने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में सुना है बच्चों? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी कि आपको कितना भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना हो आप कर सकते हो, और आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपने किसको कितना डोनेट किया। कंप्लीटली ओपेक डोनेशन। ये किस तरह का डोनेशन है भाई? ऐसे तो कोई अपनी ब्लैक मनी को भी कहीं पे भी पार्क कर देगा और आप सवाल ही नहीं पूछ सकते उनसे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भैया ये जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए हो ना, ये हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है। जहां आप आरटीआई के थ्रू लोगों को एम्पावर करना चाहते हो कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से, यहां आप कह रहे हो कि सरकार बनाने के लिए जो पैसा डोनेट कर रहे हैं उसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। So this बच्चों was declared as unconstitutional by the Supreme Court using its power under Article 13. आया पॉइंट समझ में? तो ये होता है बच्चों आर्टिकल 13 which gives our courts the power of judicial review, यानी any law which is inconsistent with the fundamental rights is void, मतलब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, उसको हटा के फेंक दिया जाएगा। वेरी इजी बच्चों, आर्टिकल 20 देखो, अच्छा 21 यहाँ है नहीं, 21 तो सबको ही पता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल सी बात है बच्चों, राइट टू लाइफ, जीने का जो अधिकार है, द बेसिस ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। भैया जी रहे हो तभी पढ़ रहे हो, जी रहे हो तभी स्लैट का एग्जाम दे रहे हो, जी रहे हो तभी टेंशन हो रही है कि मैम एग्जाम कैसा होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बच्चों, हर राइट का तभी कोई रेलेवेंस बनता है इफ अ पर्सन इज अलाइव। एंड सरप्राइजिंगली सबसे एक बढ़िया बात बताऊं बच्चों, जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है ना, इट इवन एक्सटेंड्स आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। पता है तुम्हें इसके अंडर एक और राइट होता है, राइट टू डिसेंट बेरियल।
मतलब मरने के बाद भी उसकी बॉडी को अच्छे से ट्रीट किया जाए और उसको अच्छे से तमीज से सही रीति रिवाजों के साथ दफनाया जाए या फिर हाउएवर क्रिमेट किया जाए, हाउएवर द प्रोसेस इज गेटिंग. सो इवन आफ्टर अ पर्सन इज डेड द राइट टू लाइफ गेट्स एक्सटेंडेड. ठीक है, सो इट्स आर्टिकल 21. आर्टिकल 21A बच्चों जो हमारे अमेंडमेंट के थ्रू आया था, विच वॉज थ्रू 86th अमेंडमेंट, इज अ राइट टू एजुकेशन. ठीक है, आर्टिकल 21A बच्चों जो राइट टू एजुकेशन है ना, वो इससे पहले आर्टिकल 46 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज राइट टू एजुकेशन वाज अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ये फंडामेंटल राइट नहीं था. ठीक है, आर्टिकल 21 अब बच्चों एजुकेशन है, विच केम थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. आर्टिकल 44 सबसे ज्यादा न्यूज में इस साल रहा है. तो यू नेवर नो कि क्वेश्चन आ जाए भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है कहां पे मेंशन्ड. तो वो कहां पे मेंशन है बच्चों? आर्टिकल 44 में मेंशन है. इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ये फंडामेंटल राइट नहीं था, नहीं है अभी भी. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि बच्चों इस पे एक्ट बना दिया गया है तो डेफिनेटली ये काफी स्ट्रॉन्ग राइट बन गया है उत्तराखंड में, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं था. याद रखना बच्चों, फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से लेके 35 तक ही होते हैं. ठीक है, देन आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको भी बच्चों बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. कोई भी आर्टिकल के आगे अगर एक अल्फाबेट कैपिटल में लिखा हुआ है ना बच्चों, जैसे 51A, 21A, 39, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड, मतलब उसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया है बाद में. आई बात समझ में? ठीक है, नाउ आर्टिकल 51A आपका क्या है? 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था द फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डू वी हैव इन टोटल? वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, एंड गाइस इफ यू विल नॉट बी टर्निंग ऑन योर कैमरा, आई विल रियली हैव टू क्लोज द क्लास, बिकॉज इट्स रादर बेटर कि मैं इसको खुद रिकॉर्ड कर दूं या तुम्हें बस पीडीएफ दे दूं और तुम खुद ही पढ़ लो. Getting my point? So if you want to make this class feel like a class, please be attentive. तो तुम होगे, but just please turn on your camera. It feels really weird for me to just keep on talking, looking at the screen to just myself. ठीक है? Good and thank you. 51A is fundamental duties. Article 72 बच्चों, pardoning power of the president. एट टाइम्स बच्चों व्हाट हैपेंस इज कि इफ द सुप्रीम कोर्ट, तुम सबने निर्भया वाला केस तो सुना होगा. ठीक है, उन सबको क्या डेथ पेनल्टी मिली थी, अब तो खैर चलो उनको फांसी हो गई है. ठीक है, जब बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने उनको डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस की थी ना कि आपको तो भैया हैंग टिल डेथ, मौत की सजा. ठीक है, तो ये लोग ना माफी मांगने के लिए गए थे प्रेसिडेंट के पास, विच इज कॉल्ड एज बच्चों मर्सी पिटीशन. ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे ना बच्चों तो वो किसी की डेथ पेनल्टी तक को माफ कर सकता है. सी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको जेल से भी फ्री कर देते हैं, लेकिन उसको डेथ पेनल्टी नहीं देते अगर अगर प्रेसिडेंट खुद उसको माफ कर दे. दिस इज कॉल्ड पार्डनिंग पावर, पार्डन करने की पावर. ठीक है, सो ये बच्चों प्रेसिडेंट के पास होती है आर्टिकल 72 में. बट ऑफ कोर्स इस केस में उन्होंने, कौन मर्सी पिटीशन प्रोवाइड करता उन जैसे लोगों को तो. ठीक है, देन आर्टिकल 76 बच्चों है अटॉर्नी जनरल. इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं बच्चों, तो ये बस याद रखना. ठीक है, 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 176 इज अटॉर्नी जनरल. जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं बच्चों. ठीक है, आर्टिकल 124 इस साल तो बहुत बार न्यूज में रहा आर्टिकल 124 बच्चों, क्योंकि वी वर ट्राइंग टू डिफाइन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट कैन डू. जब हमने गवर्नर वाला इशू हुआ, गवर्नर के रिजर्व्ड बिल्स का इशू हुआ, ये सबको पता है. ठीक है, सो एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिंपली इट सेज दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की मान्यता रहेगी एंड सुप्रीम कोर्ट की बात को हम एज अ प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा. दिस इज द आर्टिकल 124. ठीक है, आर्टिकल 148 बच्चों कैग, ये भी बच्चों ने बहुत बार सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पूरी देश का सीए वो है ये. ठीक है, सो पूरे देश की फाइनेंस को जो ऑडिट करता है कि भैया कहाँ खर्चा किया, पैसा जेब में गया कि सड़क भी बनाई दो चार. ठीक है, सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बच्चों, जिसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, हमारा जो पैसा है सिविलियंस का, उसका हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज टेकन केयर ऑफ द बाय द CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बच्चों, विच इज अंडर आर्टिकल 148. बहुत फेमस है बच्चों आर्टिकल 226, जस्ट लाइक आर्टिकल 32, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. तो आर्टिकल 32 बच्चों है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 226 है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. बेसिकली रिट्स हमारे बच्चों कौन कौन सी रिट्स होती है? वी हैव 5 रिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. We have mandamus, we have quo warranto, certiorari, prohibition and we have one more habeas corpus. ठीक है, तो ये 5 रिट्स होती है, इनमें घुसने की कोई नीड नहीं है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए कोर्ट्स अपनी पावर को रिट्स के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं.
तो जब हाई कोर्ट को अपनी पावर को एक्सरसाइज करना होता है वो आर्टिकल 226 के थ्रू कर सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जब आप फंडामेंटल राइट्स के केस में भी जा सकते हो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, वो आर्टिकल 32 में होता है, ठीक है। देन आर्टिकल 280 बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि किसी भी चीज के पास अगर कोई आर्टिकल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो बॉडी कैसी टाइप की बॉडी बन जाती है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आई बात समझ में? जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कभी सुना है? अखबार में कभी ना कहीं तो पढ़ ही लिया होगा, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को डील करता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ना बच्चों कहीं पे भी किसी आर्टिकल में मेंशन्ड नहीं है। कोई आपसे कह नहीं सकता कि आर्टिकल फलाने ढिमकाने में कॉन्स्टिट्यूशन के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की गई है। इट मीन्स दैट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। आई बात समझ में? कई बार ना बच्चों क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई सीएजी किस टाइप की बॉडी है, तो तुम्हें पता है ना बच्चों, अगर 128 में सीएजी दिया है तो भैया ऑब्वियसली वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में जिक्र किया गया है। पॉइंट आया समझ में क्या कह रही हूं? ठीक है। लेकिन अगर जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीधा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से बना है, तो ये किस टाइप की बॉडी होती है बच्चों? स्टैट्यूचरी बॉडी। आई बात समझ में? किसी स्टैट्यूट से अगर कुछ बनता है, किसी एक्ट से अगर कोई बॉडी डेवलप की गई है, इससे पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जन्म दिया। गेटिंग? इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो सकती। ये सारी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो अब खुद बताओ बच्चों, फाइनेंस कमीशन अगर मैं कह रही हूं आर्टिकल 280 में है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई? डेफिनेटली हुई, ठीक है। ये कोई बिल्कुल है, 100% है, क्योंकि इसका जिक्र आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। सिमिलरली बच्चों, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, तो इसकी नेचर कैसी है? इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। देन अगर हमारे किसी भी चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होता है, चेंजेस करने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट बच्चों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। ओनली एंड ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक चेंजेस इन द लॉज। रिमेंबर दैट बच्चों, ठीक है। अगर किसी फंडामेंटल राइट में लेट से कोई चेंज करना है तो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो नहीं कर सकता, सिर्फ पार्लियामेंट इसको कर सकती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक बार तुम देख लेना, ठीक है। ये बच्चों खुद एक बार देखना, वैसे इसमें से आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आएगा, बट अगर कोई फीचर है तो देख लेना कि इंडिया ने कौन कौन से फीचर को कहां कहां से अडॉप्ट किया है। जैसे बच्चों हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए से लिए, जुडिशरी भी हमने यूएसए से लिए, ठीक है। जर्मनी से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस को लिया है, फ्रांस से हमने लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल्स को लिया है, ठीक है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया है, जापान से हमने फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लिया है। इस तरीके से एक बार देख लेना, ठीक है, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। नाउ स्केड्यूल्स इस साल बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साल के शुरू से लेके दिसंबर तक लद्दाख ने अपने 6 शेड्यूल की मांग को जारी जारी रखा, ठीक है। तो स्केड्यूल 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 इतनी बार न्यूज में आ गए हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर के स्लैट के पेपर में 8th शेड्यूल से क्वेश्चन भी आया था, दैट हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल? द आंसर वाज 22। गेटिंग? तो स्केड्यूल्स बच्चों इंपॉर्टेंट है। होते क्या है स्केड्यूल्स, ताकि तुम्हें रट्टे ना मारने पड़े? बेसिकली बच्चों स्केड्यूल्स कुछ नहीं है, बस कुछ लिस्ट्स होती हैं। मैं ये हर बार बता दूं, जैसे अगर तुम्हें मार्केट जाना है या तुम्हें ट्रिप पे जाना है बच्चों, तो तुम जाने से पहले अपनी चीजों की लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो, कि हम मैं कुछ भूल नहीं जाऊं। जैसे तो तुम्हारा सिम्बाइसिस में या तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, जब तुम हॉस्टल जाने वाले होगे तो एक लिस्ट बनाओगे ना कि हाँ मुझे ये सब लेके जाना है, मुझे अपने सॉक्स लेके जाने हैं, मुझे वाले कपड़े लेके जाने हैं, मुझे अपने फोन का पावर बैंक लेके जाना है। तो हम जब किन्हीं किन्हीं चीजों की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ना बच्चों, उसी को लीगल भाषा में स्केड्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो स्केड्यूल्स जो है ना बच्चों, इंडिया में टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? 12। एवरीबडी हैज टू रिमेंबर दिस। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर? 12 स्केड्यूल्स आर देयर। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था, तब हमारे पास सिर्फ 8 स्केड्यूल्स थे, यानी 8 स्केड्यूल्स टोटल। लैंग्वेज वाला हमारा आखिरी स्केड्यूल था। धीरे धीरे भैया बच्चों बाद में हमने इसको टोटल करके 12 स्केड्यूल्स बनाया है, यानी 12 लिस्ट, ठीक है। तो जो पहली लिस्ट है बच्चों, स्केड्यूल 1, ये बात करता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, दैट्स इट।
अब भाई अगर इंडिया हम कहते हैं कि भाई 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारी चीजें हैं, कहीं तो लिखी होंगी ना, तुम्हारे कॉपी में लिख देने से काम थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। तो स्केड्यूल 1 जो है वो बात करता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है टू रिमेंबर दिस, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हालांकि मुझे तो वैसे भी याद ही है, बट फिर भी ऐसे याद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जो स्केड्यूल 2 है वो बात करता है पैसे की। मैंने कई बार बच्चों को याद कराने का तरीका बताया। देखो, सबसे पहले आप अपना इलाका तय करोगे ना, ठीक है। जैसे अभी तुमने क्या करा, सबसे पहले सिम्बाइसिस तय किया है ना तुमने, फिर तुम फीस भरोगे, फिर तुम फॉर्म भरोगे, पहले टेरिटरी तो डिसाइड करोगे अपनी कि नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है बच्चों, टेरिटरी। दूसरी शेड्यूल है पैसा, एमोल्यूमेंट्स, यानी कि जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, जजेस हैं, इनको सैलरी क्या मिलेगी भाई, इनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या पैसा मिलेगा साइड में, ठीक है। ये आपका स्केड्यूल नंबर 2। इनसे आई डोंट थिंक एवर कभी क्वेश्चन आएगा, टू बी ऑनेस्ट। इस बार बच्चों टेरिटरी से क्वेश्चन आ सकता है। वाई, बिकॉज जो नेपाल वाला इशू याद है, बहुत चला था, ठीक है, कि लिपुलेख नेपाल ने अपने मैप में इंडिया की चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, राइट। सो वो टॉपिक जो है वो इंडिया की टेरिटरी को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। और इंडिया कह सकता है कि भाई हमारे स्केड्यूल में लिखा है कि ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है, भाई हाउ कैन यू टेक इट अवे फ्रॉम अस, ठीक है। तो कौन से स्केड्यूल में टेरिटरी मेंशन है, स्केड्यूल नंबर 1। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 में से आई डोंट थिंक अभी क्वेश्चन आएगा। 3 बच्चों, ओथ्स एंड एफर्मेशंस, कि कौन किसकी ओथ को गवर्न करेगा, कौन अपनी ओथ में क्या बोलेगा, बहुत ही बोरिंग सा है, ठीक है। तो एफर्मेशन से याद कर सकते हो। आर से बच्चों है राज्यसभा, यानी कि कौन कौन सी स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी, ये कहां होता है, 4th शेड्यूल। नाउ कम्स बच्चों 5th शेड्यूल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6th शेड्यूल, ठीक है। तो 5th शेड्यूल जो है ना बच्चों, ये स्केड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। स्केड्यूल्ड एरियाज मतलब इंडिया के वो हिस्से, वो कॉर्नर्स या वो एरियाज जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, जहां पे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड बच्चों। ठीक है। सो 5th शेड्यूल बच्चों है स्केड्यूल्ड एरियाज के बारे में, और 6th शेड्यूल है और भी स्पेशलाइज स्केड्यूल्ड एरियाज के बारे में। तो इस बार बच्चों 2-3 चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखनी है। जो 6th शेड्यूल है ना बच्चों, वो किन की बात करता है, पहली बात तो स्केड्यूल्ड एरियाज की बात करता है, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी देखो लद्दाख का क्या कहना है। लद्दाख के 2 डिमांड्स है बच्चों की। एक तो लद्दाख कह रहा है कि भैया हमें ना स्टेटहुड वापस दीजिए, हम यूनियन टेरिटरी बन के नहीं रहना चाहते, मतलब हम यूनियन के डायरेक्टली अंडर नहीं रहना चाहते, हमें अपनी ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपना स्टेट बना दो, गेटिंग। एक डिमांड तो ये है। और दूसरा वो कह रहा है कि स्टेट बनाने के बाद हमें आप 6 शेड्यूल के एम्बिट में एंटर करवा दीजिए, ताकि हम भी अपनी चीजों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के थ्रू रन कर सकें, ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं ना बच्चों, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 30। बस तुम इतना याद रख लेना, 30 मेंबर्स होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो स्पेशली इन एरियाज को गवर्न करने के काम आती हैं, ठीक है। लद्दाख जब 6 शेड्यूल की डिमांड करता है ना बच्चों, तो ये जो 6 शेड्यूल है ऑलरेडी इंडिया में 4 स्टेट्स के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों ये 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ATMM, ठीक है, विच इज बेसिकली असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, एंड मेघालय, ठीक है। इसमें एक मणिपुर बच जाता है, उससे कंफ्यूज मत होना, मैं हमेशा ऐसे बताती हूँ कि मणिपुर के पास बच्चों बहुत सारी मनी है, ठीक है। सो मणिपुर कहता है कि यार मुझे 6 वीक शेड्यूल में डालने की कोई नीड नहीं है भाई, तुम लोग जाओ, मैं अपना अलग ऐश करूंगा अपने जीवन में, ठीक है। सो मणिपुर को कोई दिक्कत है नहीं। इन 4 स्टेट्स में बच्चों काफी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इन 4 के पास ऑलरेडी 6th शेड्यूल स्टेटस है। ये सबके समझ में आया या नहीं आया। लद्दाख भी अगर इसमें ऐड हो जाता है बच्चों, तो वो कौन सी स्टेट बन जाएगी, वो 5th ऐसी स्टेट बन जाएगी, इंडिया की स्टेट भी क्या यूनियन टेरिटरी है, जो इस कैटेगरी में आएगी, गेटिंग। बट अभी 4 ही स्टेट्स के पास 6 शेड्यूल का स्टेटस है, ठीक है। 7th शेड्यूल बच्चों है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी जो लिस्ट जो होती है, लिस्ट मतलब कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट बच्चों वो होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकती है जिन टॉपिक्स पे। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर अपना लॉज बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है बच्चों जिसमें पार्लियामेंट प्लस
जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो दोनों ही लॉज बना सकती हैं, और अगर दोनों के लॉज के बीच में क्लैश होता है तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करता है, जीत जाता है, और स्टेट वाले लॉ को हमें हटाना होता है। ठीक है। 8th शेड्यूल बच्चों है हमारी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। 9th शेड्यूल में बच्चों लैंड रिफॉर्म्स हैं, ये तब ऐड किया गया था कि कोई भी ऐसी चीज जिसपे हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करवाना चाहते उसको इसमें डाल देंगे। 10th शेड्यूल बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट इज एंटी डिफेक्शन, ये मैंने किसी तो भी मॉक में भी देखा था कहीं पे, ठीक है, कि एंटी डिफेक्शन जहां पे हम ये कहते हैं भाई जो ये दल बदलू टाइप के नेता नहीं होते, कभी कूद के इस पार्टी कभी कूद के उस पार्टी, तो उनको थोड़ा सा हिसाब बिठाने के लिए, उनको ठीक से रखने के लिए 10th शेड्यूल को ऐड किया था बच्चों, विच वाज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। एंड 11th शेड्यूल बच्चों बात करता है पंचायत की, एंड 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की, यानी कि अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी होती है, रूरल एरियाज में पंचायत होती है। क्लियर एवरीवन, ये सबके समझ में आया? ठीक है, चलो मूविंग अहेड बच्चों, फंडामेंटल राइट्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, इनको मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगी, मैं ऑलरेडी ने बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ अपने पहले की क्लासेस में भी। फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बच्चों है आर्टिकल 19(1)(a) में, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(d) नहीं है, 19(1)(a) में। ठीक है। देन राइट अगेंस्ट, बाय द वे बच्चों आरटीआई ना, इस साल आरटीआई को 20 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, आरटीआई भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर, ये याद रखना, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 19(1)(a) टू बी स्पेसिफिक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो धर्म की हमारे पास पावर होती है 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिट्स, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट्स को यहाँ पे यूज करता है, 5 तरह की रिट्स होती हैं बच्चों। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड राइट टू फ्री लीगल एड बच्चों 39(a), कोई मुझे बता सकता है कि 39(a) अगर है, 39(a) है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट है? फंडामेंटल राइट की रेंज क्या थी आर्टिकल 12 से लेके 35? ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, चलो शाबाश, ये तुम एक बार अंदर इनको देख लेना। ये सब बच्चों, ये सब जो है ना, मैं अपने बाकी की क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं, तो अभी तुम लोग के पास अच्छा खासा टाइम है। मैंने जितने भी क्लैट और एलेट की क्लासेस को कवर किया था उन सब को करना बहुत जरूरी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फॉर ऑल दोस हु आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब लेटर एज वेल, डू मेक श्योर कि जो पहले की मैराथन क्लासेस है स्पेशली फॉर एलेट एंड क्लैट, आप उनको जरूर करके जा रहे हो। ठीक है, मैंने सब उसमें पढ़ाया था, गवर्नर की पावर, गवर्नर की पार्डनिंग पावर, उसका लॉ मेकिंग, बिल पास, सब कुछ जो है उसमें रहता है। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुकी, सो आई विल नॉट टेक इट अगेन बच्चों। ठीक है, नाउ some important amendments, this will be the last topic for today, after that either we can take a break of an hour or so and then we can go for class 2, या फिर कल हम एक क्लास और कर लेंगे। ठीक है, I need to do some work very very urgently, that's why. Okay, so this is बच्चों most important constitutional amendments, काफी important topic है बच्चों, काफी ज्यादा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बच्चों कब हुआ था? 1951। बताओ, 1950 में हमारा ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, और 1951 में अमेंडमेंट भी हो गया पहला। उसी से बच्चों 9th शेड्यूल, अभी याद है मैंने क्या कहा था, इंडिया में पहले सिर्फ 8 शेड्यूल हुआ करते थे, अब टोटल कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। तो जो पहला शेड्यूल था वो हमारे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ऐड कर दिया गया था, 9th शेड्यूल, टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कि लैंड रिफॉर्म के लिए बेसिकली क्या था बच्चों की, जिन लोगों के पास अपना लैंड नहीं था तो सरकार बड़े लैंड ओनर से उनका लैंड लेके उनको बांटना चाहती थी। ठीक है, बट लोग तो कहते थे कि भाई हमारे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी है, हम क्यों बांटेंगे भाई अपना लैंड, क्यों किसी को फ्री फोकट में देंगे। ठीक है, तो कुछ लैंड रिफॉर्म्स हुई थी बच्चों, और ताकि लोग इसको कोर्ट में चैलेंज ना करें, हम लेके आए थे हमारा 9th शेड्यूल, कि हमने इस टॉपिक को 9th शेड्यूल में डाल दिया है, तो आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते इसका। ठीक है, हालांकि अब इसको बच्चों ऐसा यूज नहीं किया जाता ज्यादा। देन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बच्चों क्या था? 1956, इसने इंडिया की स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी तुम नोटिस करना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी क्यों हुआ है बंटवारा, लैंग्वेज के बेसिस पे, गेटिंग, बिकॉज दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स टू बी ऑफ डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, सो इसीलिए बच्चों इंडिया में हमने क्या किया था, 1956 में हमारी स्टेट्स को फिर से नई नई बाउंड्रीज में बांटा था लैंग्वेज के बेसिस पे। देन 24th अमेंडमेंट 1971 में हुआ था, दिस अफर्म द पावर, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये बच्चों एक्चुअली हुआ क्या था, ये बहुत ही भयंकर अमेंडमेंट था। देखो, तो मुझे मेरी बात बहुत सिंपली समझना बच्चों, इंडिया में मैंने तुम्हें भी क्या बताया कि अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 में होता था, वो करने की पावर किस पे थी?
सिर्फ पार्लियामेंट पे है, आज भी सिर्फ पार्लियामेंट पे है, करेक्ट। ठीक है, तो होता क्या है ना बच्चों की, इस टाइम पे 1971 के टाइम पे ना पार्लियामेंट खुद खुद ये अमेंडमेंट करती है कि अब से पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी। तो तुम्हें नहीं लगता कल को बच्चों अगर ऐसे पावर पार्लियामेंट को दे दी जाती तो पार्लियामेंट कहती कि ठीक है अब से ना कभी भी इंडिया में इलेक्शंस नहीं होंगे, ये जो इलेक्शंस हुए हैं वो इंडिया के आखिरी इलेक्शंस थे, तब तो इंडिया की डेमोक्रेसी की लेनी देनी हो जानी थी, है नहीं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथ केस बड़ा आइकॉनिक केस है बच्चों, कि पार्लियामेंट जी देखिए, अभी इस बार तो देखो यही होता है बच्चों, इस केस में तो मतलब अभी तो यही हुआ है कि 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट कह रही है कि हम ही सबके बाप हैं, ठीक है, और हम ही जो है हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन फिर बच्चों इस दुनिया में जन्म हुआ एक बहुत ही अच्छे अमेंडमेंट का, और 1976 में बच्चों आया केशव नंद भारती केस। आई थिंक ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इस केस के बारे में बच्चों, जब हमारा कौन सा डॉक्ट्रिन आया था, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, केशव नंद भारती केस में बच्चों फाइनली बहुत युद्ध के बाद ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि देखो पार्लियामेंट भाई साहब, आपके पास बहुत पावर है अमेंड करने की, और आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो पावर है ना अमेंडमेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंधाधुंध कुछ भी अमेंडमेंट करे चले जाओ और हम बैठे देखते रहेंगे, गेटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों कि आप यानी कि पार्लियामेंट एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट, इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट, इंडिया शैल हैव अ सुप्रीम कोर्ट, गेटिंग। आप इतने बड़े बड़े फीचर्स को रद्द नहीं कर सकते। गॉट माई पॉइंट एवरीवन। तो 24th अमेंडमेंट जो था वो बहुत भयंकर अमेंडमेंट था, क्योंकि उसने पार्लियामेंट में खुद को ही खुद पूरी फुल पावर दे दी थी। लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 ने कहा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बच्चों, जिसने हमारे प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया था, 3 वर्ड्स को ऐड किया था, सोशली सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इसी ने ऐड किया था, और इसी ने कहा था कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से चलो, आराम से चलो। 44th अमेंडमेंट में बच्चों हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको 19(1)(f फंडामेंटल राइट से निकाल के आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया जाता है। मतलब इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी वाज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इसके पहले तक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, देन ये बच्चों हमारे रिसेंट वाले हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैंने तुम्हें बताया बच्चों, जिससे हमारा 10th शेड्यूल ऐड हुआ। तो देखो 9th शेड्यूल हमारा कौन से ऐड हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर हमारा जो 10th शेड्यूल था वो ऐड होता है हमारे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। 61st से बच्चों वोटिंग एज फॉर 21 से 18 कर दी जाती है लोकसभा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, क्योंकि अब बच्चों तुम्हें पता है ना 18 से ऊपर आप सब वोट कर सकते हो पार्लियामेंट या लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। पहले ये एज 21 थी, जिसको 1988 में 61st अमेंडमेंट से कम करके 18 कर दिया गया था। ये बच्चों बहुत आइकॉनिक है। 73rd, अभी मैंने तुम्हें बताया था 11th शेड्यूल जो बात करता है किसकी, पंचायत की, वो किसने किसके थ्रू आया था बच्चों, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। और उसी साल उसी के बाद 74th अमेंडमेंट हुआ था, ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज, जिससे हमारा आया था शेड्यूल 12। ठीक है, 86 में बच्चों हमारा आर्टिकल 21A ऐड होता है, राइट टू एजुकेशन, मैंने तुम्हें बताया भी था। ठीक है, 91st से हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 15 ईयर्स की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, 99th बच्चों इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट तुम्हें पता ना बच्चों इस बार फुल स्ट्रेंथ पे अपने 34 पे। ठीक है, इसी साल 3 चीफ जस्टिस तक बन चुके हैं, 2 मतलब, ठीक है, एक रिटायर होने के बाद हमारे अब जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस है हमारे। ठीक है, तो अभी बच्चों हम कौन सा सिस्टम को फॉलो करते हैं, अभी हम कलेजियम सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये तो सबको पता होगा। बीच में पार्लियामेंट ने ये बदतमीजी करी थी बाय ब्रिंगिंग द एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये रहा। ठीक है, कि भाई आपसे ना हम लोग भी पार्टिसिपेट किया करेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, जिसको बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करके। एंड ये कौन सा अमेंडमेंट था, 99th अमेंडमेंट था। ठीक है, 100th अमेंडमेंट जो है बच्चों इट वाज फॉर द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट के लिए। ठीक है, और ये बच्चों बिल्कुल लेटेस्ट है हमारे, एक बार देख लेना। 101st बच्चों जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार कौन सा आया है, जीएसटी 2.0 आया है ना। तो जीएसटी पहली बार कौन से अमेंडमेंट से आया था, 101, शगुन का नहीं होता 101 रुपया, तो पैसे से रिलेटेड है, तो जीएसटी से याद रख लेना। ठीक है, 103rd बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग 100 बार सवाल पूछते हैं कि मैम मेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट है, मेरी रैंक में कुछ इंप्रूवमेंट होगा या नहीं, मुझे कोई और बेटर एनएलयू मिल सकता है या नहीं। ईडब्ल्यूएस बच्चों 103rd अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। 104th, अबॉलिश द एंग्लो इंडियन सीट्स रिजर्व्ड इन दी लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट। 105, ठीक है,
रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई ओबीसी, इसका कर भी सकते हो बच्चों, क्योंकि इस बार हमारा SC ST, पर आई डोंट थिंक सो स्लैट इतना पूछेगा तुमसे, ठीक है। 106 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये क्लैट का क्वेश्चन आ चुका है बाय द वे इससे बच्चों। 33% सीट्स रिजर्व हमने बताया ना लेजिस्लेचर में हमने करी है फॉर वुमेन, ठीक है। कौन सा है वो? 3 + 3 6, 106 अमेंडमेंट, ठीक है। और इस साल बच्चों कौन सा न्यूज में अमेंडमेंट हमारा? 130th अमेंडमेंट, जो मिनिस्टीरियल पनिशमेंट के लिए है, ठीक है। बाकी बच्चों ये आगे का तुम एक बार खुद से भी देख लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ाया हुआ नहीं है जो तुम खुद से पढ़ नहीं सकते, कुछ DPSP से इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने सब पढ़ा रखे हैं, तुम लोग प्लीज देख लेना इसको, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों, कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल, ठीक है। ये सारी लिखी हुई है, इनको एक बार रीड कर लेना, तुम्हें आराम समझ में आ जाएगा। लेटेस्ट एडेड ये वाली है बच्चों, जो हमारी है ड्यूटी टू एजुकेट। बेसिकली बच्चों आर्टिकल 21A में हमारा ये फंडामेंटल राइट भी है कि हम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाएं। 6 to 14 इज द ब्रैकेट बाय द वे, ठीक है। और उसी के साथ आर्टिकल ये जो वाला है 51A11, यानी कि हमारा जो ये वाला है फंडामेंटल ड्यूटी, ये पेरेंट की ड्यूटी भी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट यू विल कीप इन माइंड। बाकी बच्चों ये कुछ डॉक्ट्रिन्स है, मैं आगे की क्लास में तुम्हें जरूर करवा दूंगी, बट आई एम प्रीटी श्योर तुम एक बार खुद से देखोगे तो तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये खुद देख लेना बच्चों, हमारी जो बॉडीज है उनकी क्या क्या, देखो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बच्चों, ठीक है। इनके करंट हेड कौन है? इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो कोई भी बॉडी अगर एक्ट से स्टैब्लिश हुई है बच्चों, तो वो क्या है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने तुम्हें बताया था। और अगर उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन है तो वो कैसी बॉडी है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन RTI एक्ट के थ्रू आया है, राजकुमार गोयल अभी इसके हेड है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी एक्ट के थ्रू आया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। विजया किशोर राहतकर, हमेशा अ वुमन विल बी द चीफ ऑफ वुमेन कमीशन, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बच्चों बहुत पसंद है स्लैट को फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कौन से एक्ट से आया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से, ठीक है। मैंने बताया था, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके अभी हेड है, ठीक है। सेबी एक्ट से आया है तुहिन कांता पांडे। कंपटीशन कमीशन बच्चों CCI एक्ट से आया है, रवनीत कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट से आया है, संजय मल्होत्रा गवर्नर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, एक बार इनको देख लेना, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कैसे इलेक्ट हुई है? इलेक्टोरल कॉलेज यानी वोटिंग से हुई है। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है बच्चों? CP राधाकृष्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। जगदीप धनकर की कंट्रोवर्सी के बाद काफी इंपॉर्टेंट है ये नेम, ठीक है। किसने इनको इलेक्ट किया? पार्लियामेंट ने। CJI अभी कौन है? 53rd सूर्यकांत, जैसे सूर्यकांत, ठीक है। अटॉर्नी जनरल बच्चों कौन है? R वेंकटरमण, बहुत टाइम से हैं, ठीक है। इनको रीअपॉइंट किया गया एक्चुअली 2025 से, पहले से बहुत टाइम से हैं। सॉलिसिटर जनरल बच्चों तुषार मेहता भी बहुत टाइम से हैं, ठीक है। कैग अभी हमारे कंट्रोलर ऑडिटर कौन है? 128 आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल था देख लेना एक बार, ठीक है। डॉक्टर K संजय मूर्ति। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस साल न्यूज में रहे हैं, कौन है? ज्ञानेश कुमार, याद रहना चाहिए। कौन, किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार, और किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। सो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, तुम सबको ये पता ही होंगे। दैट्स इट, you're almost डन विद द पॉलिटी सेक्शन बच्चों, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट ज्योग्राफी and we will read about environment and the other parts of this class. Sorted everyone? Clear to all? ठीक है। और बच्चों आई होप तुम्हें ये क्लास अच्छी लगी, और अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम्हारे 2 टॉपिक्स विच इज पॉलिटी एंड योर आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। नोट्स के लिए ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, और इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम की डिटेल्स को चेक करना मत भूलना। दोनों की ही डिटेल्स और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो और टुडे इवनिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू देन।